दुनिया में जितनी मजेदार चीज पढ़ाई है उतनी मजेदार कोई है ही नहीं। मोदी जी कौन से अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं? झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले को, लड़की को खासकर, अपने विषय में एमए कर लेना चाहिए। बड़ा सोचा करो, कुछ चीजें जिसमें कंजूसी मत करो। स्वामी विवेकानंद पेरिस पहुंचे तो वहाँ एक पादरी ने उनसे कहा कि बहुत बोलते हो, तैयारी का मतलब पढ़ना बिल्कुल नहीं। और आईएएस विवेक आधारित सवाल करेगा। जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन, 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी। ज्यादा पढ़ना ही नहीं, आईएएस बनने आए हो यार, तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक कर रहा है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में हो, सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं और लड़ रहे हैं आज तक। तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए। उसी को मैं कहता हूँ प्रैक्टिस। अब सवाल ये है कि पढ़े क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बहुत मजेदार चीज है। दुनिया में जितनी मजेदार चीज पढ़ाई है उतनी मजेदार कोई है ही नहीं। लेकिन पढ़ाई को मजा बनाने के लिए उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। हमारे देश में कैसे पढ़ाते हैं? परसेंटेज के लिए सब मरे जा रहे हैं। मतलब मैंने उन लोगों को दुखी देखा जिनका 90% नंबर है, दुखी है। क्या हुआ? फेल हो गए? नहीं, 90 है सिर्फ। अरे नहीं, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मोदी जी कौन से अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं? पता नहीं कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं। तो किस तुम्हारे ज्वलंत एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, कहते ना सामने का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो सामने का एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री, किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंस हैवी। लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बहुत कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। वो सब खैर बात की बातें हैं, बाद में करेंगे। लेकिन मजेदार चीज है पढ़ाई। अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार, अगर ना कर पाए। हिंदुस्तान में पढ़ाई क्या है कि तुम परसेंटेज लेकर आओ और तुमको नौकरी करनी है। बस पढ़ाई के यही 2 उद्देश्य है। पढ़ाई करके तुम नौकरी पाओगे, पढ़ाई करके तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पढ़ाई करके तुम एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। तुम्हारे पास स्कोप की कमी है। जितनी लड़कियां इस क्लास में हैं, लड़के भी, और तुम्हारी 21 साल उम्र है, तुम जो ऑप्शनल रखो उसी से एमए कर लो। 1 साल बाद जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ मत करना। जो तुम्हें ऑप्शनल रखने जा रहे हो, मान लो सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखने जा रहे हो, उससे एमए कर लो। उससे एमए कर लिया, जेआरएफ दे दो, नेट, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो नहीं हुआ, इन केस पीएचडी कर लेना, तुम्हारा एक साइड क्लियर हो जाएगा। अलग से तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जेआरएफ और नेट निकालने के लिए तुम जिस पेपर की तैयारी करोगे उसी से एमए कर लो। ऑप्शनल तुम्हारा तैयार हो गया, ऑप्शनल तैयार हो गया, नेट तुम्हारा जेआरएफ अपने आप निकलेगा। कोई मेहनत ही नहीं करनी। इतना सेकंड साइड एक क्लियर होना चाहिए, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले को, लड़की को खासकर, अपने विषय में एमए कर लेना चाहिए। जिस साल कोचिंग करे उस साल कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे इस साल कोचिंग करने जा रहे हो, इस साल कुछ मत करो। इस साल तैयारी कर लो कायदे से, अगले साल एमए ज्वाइन कर लो। और एमए कहां से ज्वाइन करो? इग्नू से। क्लास उलास जाने का झाम ना रहे, सरकार की मान्यता है उसको। और उससे पहले, एमए ज्वाइन करने से पहले तुम अपना ऑप्शनल तैयार कर लो। उधर एमए भी तुम्हारा पास हो जाएगा। एमए पास हुए, जेआरएफ दे दो। जेआरएफ क्वालिफाई के जैसे पीएचडी ज्वाइन करोगे, स्टाइपेंड देने लगेगी सरकार तुमको। पैसा देगी, आधा अपने टीचर को दे देना। गुरुजी आप अच्छे बहुत लगते हैं, पूरा पैसा मेरा मन नहीं करता रखने का। पीएचडी पूरी हो गई, एक ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हो गया।
पहले साल तैयारी करो, दूसरे साल प्रैक्टिस करो, पहला अटेम्प्ट दो कायदे से। मतलब 2 साल कुछ नहीं करना, 1 साल तैयारी करना, 1 साल प्रैक्टिस करना, घबराने की जरूरत नहीं, सबसे राय लेने की जरूरत नहीं। 1 साल पढ़ो, मतलब तैयारी करो, और 1 साल प्रैक्टिस, और फिर जो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो उसको बहुत कायदे से दो। मान के चलो कि एकदम युद्ध, मरना है या मारना है, हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। नहीं होगा तो तुम्हारी 22 साल उस वक्त उम्र होगी, 23 साल, कुछ भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन ही करना है, पढ़ना तो है नहीं भाई। 1 साल तुम पढ़े, 1 साल रिवीजन किए, तो सब तैयार हो गया ना। अब जिस चीज को पढ़ने में तुम्हें 4 घंटा लगेगा, उसको रिवाइज करने में 10 मिनट लगेगा। अभी दिखाएंगे कैसे। जिस टॉपिक को तैयार करने में तुमको 4 घंटा लगेगा, उसको रिवाइज करने में तुम्हें 10 मिनट लगेगा। रिवीजन करते रहो, परीक्षा देते रहो, मर्जी रही तो IAS बन ही जाओगे, नहीं बने तो चुनाव ना लड़ जाना, इतनी क्षमता पैदा ही हो जाएगी। बड़ा सोचा करो, सोच में कुछ चीजें जिसमें कंजूसी मत करना। सोच तो ऐसी रखो कि मतलब बस तुम्हारी सोच तुमको खुदा बना दे। खुदा मान लो ना भी बना पाए, मुसलमान बना रहे हो कि खुदा कैसे बना देगा, भगवान बना देगा। हिंदू नाराज नहीं होता, कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। क्यों पढ़ना है? विवेक को पैदा करना है। और विवेक एक ऐसी चीज है, आज सुबह मैंने क्लास में कहा कि जब स्वामी विवेकानंद पेरिस पहुंचे तो वहां एक पादरी ने उनसे कहा कि बहुत बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, ईश्वर पे बोलते हो, ध्यान पे बोलते हो, जीरो पे भी बोलते हो। अमेरिका में जीरो पे बोल के आए थे। स्वामी जी ने कहा बोल तो मैं किसी चीज पे सकता हूं। बोले मैं जो टॉपिक दूंगा उस पर नहीं बोल पाओगे। बोले दो। उसने कहा जूते पे बोलो। पहने हो जूता, जूते पे बोलो 4 लाइन, और 4 लाइन बोलो जूते पे। देखो 4 लाइन जूते पे नहीं बोला जा रहा। पता स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? बोले जूता नया नया है तो काटता है। बोले अच्छा, जूता काटता भी है? बोले हाँ, जूता काटता है। बोले 1 साल पुराना हो जाए तो बोलता है, आवाज आने लगती है उसमें से। बोले अच्छा। बोले किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको सुंघाया जाता है, जूता दवा है। बोले जो आम जन भाषा नहीं समझ पाते उनको जूते का यार कहा जाता है, जूता दोस्त है। बोले फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान है। बोले पश्चिमी सिनेमा में जब कोई सीरियल को इनाम मिलता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड बोलते हैं। बोले जूता अवार्ड है। बोले और? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे ना तो भरत को खड़ाऊ देकर गए थे, तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रख के राज किया, तो जूता राजा भी है। इसको बोलते हैं विजडम। पढ़ाई इसको पैदा करती है। तुम्हारा बेकार है। चलो कोई बात नहीं, आप कर लो, आप कर लो, आप पैदा कर लो। रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? थे कर सकता है रिक्शा वाला भंडारा? कैसे? फंड जमा करे तो उससे करेगा। रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? कैसे? है? पैसा हो तो करेगा। देखो बताओ, बस समझ गए। कर सकता है? बताओ तुम, कर सकता है? वो तुम्हारे पीछे जो लड़की बैठी है, बोलो कैसे? कैसे बताओ? तुम कह रहे हो कर सकता, कैसे करेगा? हाँ नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा कर सकता है। भंडारा मतलब खिलाना। ये जरूरी नहीं मनुष्य को एक मुट्ठी आटा लेके जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी, हो गया भंडारा। एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, चिड़िया खा लेंगी, हो गया भंडारा। ये काम है शिक्षा का।
तुम्हारे विवेक को जिंदा करना। सारे विषयों को ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, कि हर पढ़ाई के बाद तुमने सीखा क्या। जब तुम सीखोगे ना तो रटोगे नहीं, और जब रटोगे नहीं तो इंटरेस्ट पैदा होगा। अच्छा, ये चीज इसलिए हो रही है। तुम्हें अपने विवेक को पैदा करना है बस। तैयारी का मतलब यही है। तैयारी का मतलब पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपने मन से निकाल दो। तैयार बिना पढ़े तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। पढ़ना को तुम बात ही नहीं करना, इस बात को तो करना ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं वो तुम यहां तक पढ़ते नहीं तो पहुंचते ही नहीं। तो तैयारी शब्द का मतलब क्या है? अपने विवेक को पैदा करना। और आईएएस विवेक आधारित सवाल करेगा, तोते आधारित सवाल नहीं करेगा। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस, कि तुम कनेक्ट कर लेते हो तो अंदर आओ, क्योंकि तुम तत्कालिक परिस्थितियों को कनेक्ट करके उचित समाधान बताओगे। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो, उसके पीछे यही वजह है। ये जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना, जब तुम्हारी दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है। वो डायग्नोस करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में, शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है। रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार। 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। और रोटी, नमक, तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं, ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टी सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं। आईएएस बनने आए हो यार, वो तुम्हारा विजडम चेक कर रहा है, तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक कर रहा है। तो पहला तो हो गया किताब। दूसरा हो गया कि इसको पढ़ के हमको क्या फायदा होगा। इसको अगर हम पढ़ लें तो इससे हमको क्या फायदा होने जा रहा है, क्यों पढ़ें। अब इसको तुम इसलिए पढ़ो, अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2 क्षेत्र हैं। अब तुम वुमन की दशा देखो दोनों जगह पर। अभी रिसेंटली जो है, उन्होंने इनको कार चलाने का अधिकार दिया है। कपड़े उपड़े की तो बात ही नहीं करना, मौलिक अधिकार की बात करना है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स। पर यहां स्पेस में बैठी है, स्पेस शिप्स में बैठी हुई। कोई चंद्रमा पे बैठा है, कोई मंगलयान पे काम कर रहा है, कोई समंदर में जा रहा है, मैरीना ट्रेंच। तो वजह क्या है ये? इसकी वजह क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? बाहर मत जाओ, तुम ऐसे देखो, यूपी और बिहार, और फिर इंडिया में ही देखो, कर्नाटका, पंजाब। ये तो देश के बाहर की बात हो गई ना, देश के अंदर तो कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी ना। एजुकेशन से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। एजुकेशन वो सब बातें मत किया करो, रटी रटाई वाली एजुकेशन। जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन कुछ नहीं करता। ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता, ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो। बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं, और लड़ रहे हैं आज तक। हमने किसी से जाके नहीं कहा। इस पूरे देश में कोई मुझसे कह नहीं सकता कि इन्होंने मुझसे आके कहा कि हमारे पास पैसा नहीं। पैसा तो मेरे पास हमेशा था, किसी दूसरे के खाते में था। वो मुद्दा नहीं था कि पैसा नहीं है, दूसरे के खाते में आ जाएगा। सब कहने की बातें हैं, गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपने दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना है,
ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है, जिससे बात करो तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूँ। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। अब मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो हम उनके सामने गरीब हैं। वो जाए कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति हैं, बढ़िया पैसा कमाया, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले हैं। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है, पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूँ, एक ही बार खाता हूँ आजकल, लेकिन 15 रोटी और 1 कटोरा दाल, चावल, 1 प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि यार बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए, और उन कॉन्सेप्टों ने तुम्हारे पास हीन भावना। आज सुबह जो लोग क्लास लेने आए थे उसमें फिर 5-6 लोग आए, फोटो खिंचवा ले। यार प्लीज मत क्या करो यार, जो काम मैं नहीं करता वो मेरे साथ कोई करता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये सब बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो। फोटो खिंचवा ले, मंत्री जी आए होंगे भाई मंत्री, हम क्या करें? ये सब बेवकूफी वाले काम मत क्या करो। आए हो, पढ़ो चुपचाप, तुम्हारी भी इज्जत है, सम्मान है, किताब उठाओ, जाओ अपने घर। कल IAS में पहली रैंक आ जाएगी, मेरा मन कहेगा तो मैं साथ में खिंचवा लूंगा। यूपी कटर अगर तुमको मिल गया तो, मणिपुर मिला तो हमारा तो किसी काम के हो नहीं। सिंपल, बहुत सीधी सी बात। तो ये सारी कनेक्टिविटी को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे क्लास 8th में जब तुमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, सेल्स पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़ा होगा, किडनी पढ़ा होगा, पैनक्रियास पढ़ा होगा, लीवर पढ़ा होगा, अलग अलग अंग को अलग अलग पढ़ाया होगा। लेकिन ग्रेजुएशन में इंटरकनेक्टिविटी, किडनी और पैनक्रिया का क्या संबंध है, और पैनक्रिया से कैसे सारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं। सारे ऑर्गन को चलाता दिल है, जितने भी शरीर में ऑर्गन है सबको दिल चलाता है। लेकिन सारे ऑर्गनों को जो मैनेज करना है वो पैनक्रिया से होता है। शुगर का खेल वहीं से तो है। तो जहां पैनक्रिया खराब होगी तो सारे ऑर्गन खराब होंगे। तो वो कैसे खराब होंगे ये तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 8th की जो पढ़ाई है वो क्या है? सेग्रीगेशन की पढ़ाई है, अलग अलग पढ़ाई है। लेकिन ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो इंटरकनेक्शन की पढ़ाई है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी का क्या संबंध है? अंटार्कटिका में क्यों बर्फ जमी रहती है पूरे साल? सन की रेस देखो, ज्योग्राफी का। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। IAS मतलब इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स। सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग ना, तैयार अलग अलग करना है। लेकिन जब मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो होलिस्टिक बनेगा, सबको मिलाकर बनेगा। उसी को मैं कहता हूं प्रैक्टिस, कि 1 साल पढ़ लो, तैयारी कर लो, और 1 साल क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। तो अगले 15 क्लास में, और ये जो तरीके मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इसको सब में लगाओ, इकोनॉमी, पॉलिटी सब में।